दृष्टि, क्या तुम महसूस कर सकती हो? यह सिर्फ ईंटों और पत्थरों की इमारत नहीं है। ये वो जगह है जहां भारत की आत्मा को शब्दों में ढाला गया था। आज से लगभग 80 साल पहले 9 दिसंबर 1946 को ठीक इसी जगह पर भारत के भविष्य का निर्माण शुरू हुआ था। बाहर कड़ाके की ठंड थी, लेकिन इस हॉल के अंदर आजादी की आग धधक रही थी। सर, ये वही सेंट्रल हॉल है ना, जहां अब हम संसद की संयुक्त बैठकें देखते हैं? 9 दिसंबर 1946 यानी आजादी से भी पहले। बिल्कुल सही। लेकिन ये सफर 1946 में शुरू नहीं हुआ था। ये एक लंबा संघर्ष था। सोचो, 1934 का साल, भारत अभी भी ब्रिटिश राज के अधीन था। कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रणेता M.N. रॉय ने पहली बार ये विचार रखा कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। ये कोई मांग नहीं थी, ये एक चुनौती थी। M.N. रॉय, वही रेडिकल डेमोक्रेट। सर, क्या कांग्रेस ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया था? तुरंत नहीं, लेकिन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे आधिकारिक मांग बना लिया। और फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए। ये बिना बाहरी हस्तक्षेप वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण था। दृष्टि, हम भीख नहीं मांग रहे थे, हम अपना अधिकार मांग रहे थे। सर, अंग्रेजों ने इतनी आसानी से तो हाँ नहीं की होगी। उन्हें तो आदत थी हमें डोमिनियन बना के रखने की। सही पकड़े हो, उन्होंने इसे टाला। लेकिन 1940 में जब द्वितीय विश्व युद्ध का दबाव बढ़ा, तो अगस्त प्रस्ताव के जरिए उन्होंने पहली बार सैद्धांतिक रूप से इसे स्वीकार किया। फिर 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स एक प्रस्ताव लेकर आए। लेकिन गांधी जी ने उसे क्या कहा था, याद है? जी सर, दिवालिया हो रहे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, यानी अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। क्योंकि क्रिप्स मिशन ने युद्ध के बाद संविधान सभा की बात की थी और मुस्लिम लीग ने इसे खारिज कर दिया था क्योंकि वे पाकिस्तान चाहते थे। शाबाश। और अंत में आया 1946 का कैबिनेट मिशन। 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। इन्होंने 2 संविधान सभाओं की मांग तो खारिज कर दी, लेकिन ऐसी योजना रखी जिसने मुस्लिम लीग को कुछ हद तक संतुष्ट किया। इसी योजना के तहत नवंबर 1946 में हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। अब थोड़ा एग्जाम मोड में आते हैं। यहां से कथन कारण वाले प्रश्न बनते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इसे ध्यान से समझो। ब्रिटिश भारत 296 सीट्स, ब्रिटिश भारत से 292, 11 गवर्नर्स प्रांतों से प्लस 4 चीफ कमिश्नर्स प्रांतों से। देशी रियासतें 93 सीट्स, रियासतों के प्रमुखों द्वारा मनोनीत, कुल 389 सीट्स। सर, ये 4 चीफ कमिश्नर्स प्रांत कौन से थे? क्या इसकी कोई ट्रिक है? हाँ, याद रखो, ABCD, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कूर्ग और दिल्ली। इन चारों से एक एक सदस्य लिया गया था। और चुनाव कैसे हुए? क्या जनता ने वोट दिया था? यही UPSC फंसाता है। याद रखना, संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने गए थे। उनका चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से हुआ था, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। UPSC, RPSC, BPSC, UPPSC, MPSC स्तर का प्रश्न देखो। कथन A, 1946 की संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई थी। कारण R, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। सर, दोनों सत्य हैं और RA की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने ही ये अप्रत्यक्ष चुनाव का तरीका सुझाया था। बहुत बढ़िया। अब जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। नतीजे क्या रहे? कांग्रेस INC 208 सीटें, मुस्लिम लीग ML 73 सीटें, निर्दलीय या अन्य 15 सीटें। रियासतों की 93 सीटें शुरुआत में खाली रहीं क्योंकि उन्होंने खुद को अलग रखने का फैसला किया था। सर, तो क्या डॉक्टर अंबेडकर बंबई से जीते थे? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। डॉक्टर BR अंबेडकर पहले पूर्वी बंगाल यानी अनडिवाइडेड बंगाल से चुने गए थे, लेकिन विभाजन के बाद वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। बाद में उन्हें बंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से MR जयकर के इस्तीफे के बाद उपचुनाव में चुनकर लाया गया। अब चलते हैं ऐतिहासिक बैठकें और कार्यवाही, यानी द हिस्टोरिक मीटिंग्स। 9 दिसंबर 1946 पहला दिन। 9 दिसंबर 1946 दिन सोमवार, सुबह 11 बजे। हॉल सजा हुआ था, लेकिन एक सन्नाटा भी था। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था और अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़े थे, इसलिए केवल 211 सदस्य ही उपस्थित थे। विंस्टन चर्चिल ने इस पर तंज कसते हुए कहा था, ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है।
और ये भी कहा कि ये सभा केवल भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। कितना अपमानजनक। लेकिन सर, अध्यक्ष कौन बना? फ्रांस की तर्ज पर सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्पररी प्रेसिडेंट चुना गया। आचार्य जेबी कृपलानी ने उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा को संबोधित किया। तो पहले वक्ता जेबी कृपलानी थे, न कि नेहरू या पटेल। बिल्कुल सही। ये तथ्य अक्सर बच्चे गलत करते हैं। उसी दिन अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया से शुभकामनाएं संदेश पढ़े गए थे। फिर आया 11 दिसंबर 1946। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। साथ ही 2 उपाध्यक्ष चुने गए, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। और सबसे महत्वपूर्ण, सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त किया गया। बी.एन. राव ने ही दुनिया भर के 60 संविधानों का अध्ययन किया और पहला कच्चा मसौदा तैयार किया। और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव आया। हाँ, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु रकी गणराज्य यानी इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक घोषित करने का संकल्प था। नेहरू ने अपने भाषण में कहा था, हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हम इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। ये प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। यही आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल बना। दोस्तों, अक्सर जब हम भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? नदियां, पहाड़, दर्रे हम सब रट तो लेते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी नदी कहां से मुड़ी थी या वो पहाड़ी किस राज्य में थी। इसका कारण पता है क्या है? हमारा दिमाग टेक्स्ट को नहीं, विजुअल्स को याद रखता है। जब हम कोई मूवी देखते हैं तो उसकी कहानी हमें सालों तक याद रहती है, लेकिन किताब का पन्ना हम 2 दिन में भूल जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हम और आप मिलकर संपूर्ण पॉलिटी को बहुत गहराई से और फ्री में कवर कर रहे हैं। आपकी तैयारी में कोई कमी न रहे, इसलिए वो सीरीज वैसे ही चलती रहेगी। लेकिन भूगोल एक ऐसा विषय है जिसे सिर्फ बोर्ड पर लिखकर नहीं समझाया जा सकता। भूगोल को महसूस करना पड़ता है। आपको हिमालय की चोटियों पर ले जाना पड़ता है, नदियों के बहाव को 360 डिग्री से दिखाना पड़ता है। इसीलिए मैंने एक सपना देखा था कि अपने स्टूडेंट्स को भूगोल ऐसे पढ़ाऊं जैसे कोई साइंस फिक्शन मूवी चल रही हो, और आज वो सपना सच हो गया है। हमने टेस्ट क्यू ऐप पर भारत का अब तक का सबसे एडवांस्ड सिनेमैटिक ज्योग्राफी कोर्स लॉन्च किया है। इसमें हम रटेंगे नहीं, बल्कि हम सैर करेंगे। इसमें हर एक टॉपिक, चाहे वो मॉनसून हो या मिट्टी, सब कुछ 360 डिग्री विजुअल्स और मूवी स्टाइल ग्राफिक्स के साथ समझाया गया है। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक विजुअल जर्नी है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक बार ये देख लिया तो भूगोल आपके खून में दौड़ने लगेगा। अब इस तरह के हाई एंड एनिमेशन और टेक्नोलॉजी वाले कोर्सेज की फीस आमतौर पर बहुत ज्यादा होती है। इस कोर्स की ओरिजिनल वैल्यू भी 5,000 रुपए रखी गई है, क्योंकि इसमें मेहनत और तकनीक बहुत लगी है। लेकिन आप स्टूडेंट से मेरे, और मैं नहीं चाहता कि पैसे की वजह से कोई भी इस क्रांतिकारी तरीके से पढ़ने से वंचित रह जाए। इसीलिए एक लॉन्च गिफ्ट के तौर पर सिर्फ शुरुआत के 200 स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक स्पेशल कूपन कोड जनरेट करवाया है, मानसर51, बिना स्पेस के। जैसे ही आप टेस्ट क्यू ऐप पर ये कोड डालेंगे, 5,000 रुपए का ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा मात्र 449 रुपए में। जी हाँ, एक पिज्जा की कीमत से भी कम में आपको पूरा भारत घूमने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान रहे, ये सिस्टम ऑटोमेटेड है। जैसे ही 200 स्टूडेंट्स पूरे होंगे, कूपन एक्सपायर हो जाएगा और फीस वापस बढ़ जाएगी। तो अगर आप भूगोल को रटने से हमेशा के लिए आज़ादी चाहते हैं, तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड कीजिए और इस सिनेमैटिक जर्नी का हिस्सा बनिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पॉलिटी हम यूट्यूब पर फोड़ ही रहे हैं, आइए अब भूगोल को एक नए अंदाज में जीते हैं। अब देखो, समितियां और उनके अध्यक्ष, याद करने की ट्रिक्स यानी कमिटीज एंड निमोनिक्स। संविधान सभा ने काम को बांटने के लिए कई समितियां बनाई। यहां से मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न आते हैं। मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बताता हूं। इसमें सबसे पहले कमिटी, उसके बाद चेयरमैन और लास्ट में याद करने की ट्रिक यानी निमोनिक, मानसर स्टाइल में। संघ शक्ति समिति यानी यूनियन पावर्स, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और ट्रिक है संघ यानी यूनियन बराबर प्रधानमंत्री यानी नेहरू, याद रखो। संघीय संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। ट्रिक है जहां संघ शब्द आए वहां नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। प्रांतों को किसने जोड़ा? लौह पुरुष पटेल ने। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल। अधिकारों की रक्षा गृह मंत्री यानी पटेल करते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे, संविधान के पिता यानी ड्राफ्टिंग।
प्रक्रिया नियम समिति यानी रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम कौन बनाता है? राजा यानी राजेंद्र। संचालन समिति यानी स्टीयरिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। गाड़ी यानी सभा का स्टीयरिंग राजा के हाथ में। सर, सरदार पटेल वाली परामर्श समिति यानी एडवाइजरी कमेटी बहुत बड़ी थी ना? हाँ, उसकी 5 उपसमितियां थीं। 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं। मूल अधिकार उपसमिति जेबी कृपलानी, ट्रिक याद रखना, अधिकारों की कृपा चाहिए। अल्पसंख्यक उपसमिति एचसी मुखर्जी। और झंडा समिति यानी फ्लैग कमेटी? यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। तदर्थ झंडा समिति यानी एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कुछ गाइड्स में जेबी कृपलानी लिखा होता है, जो गलत है। यूपीएससी और आरपीएससी राजेंद्र प्रसाद को ही सही मानते हैं। महत्वपूर्ण छोटी समितियां यानी माइनर कमिटीज, सदन समिति यानी हाउस कमिटी बी पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन समिति यानी ऑर्डर ऑफ बिजनेस के एम मुंशी, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जीवी मावलंकर। ध्यान रखना, मावलंकर बाद में लोकसभा के पहले स्पीकर भी बने। क्रेडेंशियल कमिटी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब आते हैं प्रारूप समिति पर। इसे संविधान का हृदय कहते हैं, यानी द ड्राफ्टिंग कमिटी। 29 अगस्त 1947 आज़ादी के ठीक 14 दिन बाद प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसके 7 सदस्य थे। इसकी ट्रिक याद है दृष्टि? जी सर, अंबेडकर के मित्र मुंशी और कृष्णा यानी अय्यर तथा मचारी खेत में सादुल्ला और माधव के साथ गए। अंबेडकर्स फ्रेंड मुंशी एंड कृष्णा वेंट टू द फील्ड विद सादुल्ला एंड माधवा। शानदार। चलो डीकोड करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अध्यक्ष, एन. गोपाला स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव। इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली थी, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा। याद रखना, एम से एम यानी मित्र से माधवा। टी.टी. कृष्णमचारी, इन्होंने डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद जगह ली। याद रखना, के से के यानी खेतान से कृष्णमचारी। सर, मैंने पढ़ा है कि एक सदस्य ने इसे अपवहन समिति यानी ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा था। हाँ, नजीरुद्दीन अहमद ने आलोचना करते हुए इसे ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा था, क्योंकि उनके अनुसार प्रक्रिया बहुत धीमी थी और दिशाहीन थी। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि संविधान को इतना विस्तृत और त्रुटिहीन बनाने के लिए समय जरूरी था। उन्होंने एस.एन. मुखर्जी, जो संविधान के मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, की कड़ी मेहनत की सराहना की। एस.एन. मुखर्जी का नाम याद रखना, वे गुमनाम नायक थे। संविधान निर्माण के तथ्य, कला और अनसुने पहलू की तरफ। अब कुछ ऐसे तथ्यों पर आते हैं जो अक्सर वन लाइनर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। संविधान निर्माण में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कुल सत्र 11 सत्र 165 दिन बैठकें, प्रारूप पर विचार 114 दिन, कुल खर्च लगभग 64 लाख रुपए, कुल वाचन यानी रीडिंग्स 3 वाचन। संविधान सचिव एच.वी.आर. आयंगर। सर, हमारा संविधान हस्तलिखित है ना? उसे किसने लिखा? ये एक सिनेमाई कहानी है। संविधान को इटैलिक शैली में अपने हाथों से लिखने वाले सुलेखक यानी कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जब नेहरू जी ने उनसे फीस पूछी तो उन्होंने कहा, मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए, बस मेरी शर्त है कि संविधान के हर पन्ने पर मेरा नाम होगा और आखिरी पन्ने पर मेरे दादाजी यानी राम प्रसाद सक्सेना का नाम होगा। उन्होंने इसे लिखने के लिए 432 निब यानी निब नंबर 303 का इस्तेमाल किया। और उस पर जो चित्रकारी है वो किसने की थी? वो शांति निकेतन के कलाकारों ने की थी, जिसका नेतृत्व नंदलाल बोस ने किया था। सबसे खास बात, प्रस्तावना के पन्ने को ब्योहार राम मनोहर सिन्हा ने सजाया था। अगर तुम प्रस्तावना के मूल दस्तावेज को देखो तो नीचे दाएं कोने में उनका छोटा हस्ताक्षर राम देवनागरी में मिलता है। अब हम पारित होना और लागू होना समझते हैं, यानी एनैक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट। 26 नवंबर बनाम 26 जनवरी। 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्ताव पेश किया, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। उस दिन 299 में से 284 सदस्य प्रेजेंट थे और उन्होंने हस्ताक्षर किए। बारिश हो रही थी, जिसे शुभ शगुन माना गया। सर, 26 नवंबर को लॉ डे मनाते हैं ना? हाँ, अब इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं। लेकिन ध्यान दो, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था, केवल कुछ अनुच्छेद लागू हुए थे। नागरिकता यानी 5, 6, 7, 8, 9, चुनाव यानी 324,
अस्थाई संसद यानी 379, 380 इत्यादि, कुल मिलाकर लगभग 15-16 अनुच्छेद। और बाकी 26 जनवरी 1950 को? बिल्कुल, 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसे प्रारंभ की तारीख कहा जाता है। क्यों 26 जनवरी ही? क्योंकि 1930 में इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन यानी दिसंबर 1929 के बाद पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। उस ऐतिहासिक दिन की याद में हमने गणतंत्र दिवस के लिए ये तारीख चुनी। अब एक फ्लैशबैक प्रश्न देखो, कथन और कारण वाला है। कथन यानी ए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कारण यानी आर, क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर बी होगा मानसर। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसकी सही व्याख्या पूर्ण स्वराज है। अब देखते हैं आलोचनाएं और चुनौतियां। दृष्टि, एक यूपीएससी एस्पिरेंट के रूप में तुम्हें आलोचकों के तर्क भी पता होने चाहिए। प्रतिनिधि निकाय नहीं, आलोचक कहते हैं कि ये वयस्क मताधिकार से नहीं चुनी गई थी। इसका जवाब है, उस समय की परिस्थितियों और सांप्रदायिक दंगों के बीच प्रत्यक्ष चुनाव संभव नहीं था। संप्रभुता का अभाव, ये ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों से बनी थी। इसका जवाब है, 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के बाद ये पूरी तरह संप्रभु हो गई थी। हिंदुओं का निकाय, लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने इसे हिंदुओं की संस्था कहा। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि इसने भारत के केवल एक बड़े कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व किया। जवाब, ये गलत है। इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, एंग्लो इंडियन और दलित यानी अंबेडकर सभी का प्रतिनिधित्व था। यहां तक कि 15 महिलाएं भी थीं। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व यानी लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। सर आइवर जेनिंग्स ने इसे लॉयर्स पैराडाइज यानी वकीलों का स्वर्ग कहा। इसी कारण संविधान की भाषा जटिल और कानूनी हो गई। अब आते हैं संविधान सभा में महिलाएं यानी विमेन हिंदी असेंबली यानी नारी शक्ति। सर, आपने 15 महिलाओं का जिक्र किया, क्या उनके नाम महत्वपूर्ण है? अत्यंत महत्वपूर्ण। अक्सर सवाल आता है, इनमें से कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? कुछ प्रमुख नाम याद रखो। अम्मू स्वामीनाथन, मद्रास से। बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य। उन्होंने धार्मिक आधार पर अलग निर्वाचन का विरोध किया था। दक्षिणायनी वेलायुधन, एकमात्र दलित महिला सदस्य। सुचेता कृपलानी, बाद में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उन्होंने सत्र में वंदे मातरम गाया था। हंसा मेहता, इन्होंने महिलाओं की ओर से तिरंगा झंडा प्रस्तुत किया था। दुर्गाबाई देशमुख संचालन समिति में सक्रिय थीं। सरोजिनी नायडू, कोकिला। राजकुमारी अमृत कौर, पहली स्वास्थ्य मंत्री। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी अंतिम विश्लेषण। दृष्टि, अब मैं तुम्हें कुछ कठिन प्रश्न देता हूं जो पिछले सालों में आए हैं। तैयार हो? प्रश्न 1, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए, संचालन समिति। बी, मौलिक अधिकार उप समिति। सी, संघ संविधान समिति। डी, प्रारूप समिति। इसका जवाब है ऑप्शन ए, A2, B3, C4, D1। सर, ट्रिक लगाती हूँ। संचालन यानी स्टीयरिंग इक्वल्स टू राजा यानी राजेंद्र प्रसाद, तो ए का 2 होगा। संघ यानी यूनियन इक्वल्स टू नेहरू यानी सी का 4 होगा। प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग इक्वल्स टू अंबेडकर यानी डी का 1 होगा। तो मौलिक अधिकार उप समिति इक्वल्स टू कृपलानी यानी बी का 3 होगा। तो सही उत्तर ए है। बहुत अच्छे। एक और कठिन सवाल। कथन ए, भारत का संविधान राज्यों का संघ है, न कि फेडरेशन। कारण आर, भारतीय राजव्यवस्था राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम है। सर, कथन ए सही है, अनुच्छेद 1, लेकिन कारण आर गलत है। अमेरिका का संविधान समझौते का परिणाम है, भारत का नहीं। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, तो ए सही है, आर गलत है। अद्भुत, यही स्पष्टता तुम्हें टॉपर बनाएगी। तो दृष्टि, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया और राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को अपनाया गया। ये संविधान केवल एक किताब नहीं है, ये एक जीवित दस्तावेज यानी लिविंग डॉक्यूमेंट है। आज हमने 1934 से 1950 तक का सफर तय किया। याद रखना, परीक्षा में फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों का संतुलन चाहिए। धन्यवाद सर, अब मुझे पूरा चित्र स्पष्ट हो गया है। ड्रिफ्टिंग कमेटी से लेकर प्रेम बिहारी की सुलेखन तक सब कुछ। और दोस्तों, अगर आप इस सफर को और गहराई से जानना चाहते हैं तो मान एजुकेशन चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
तो साथियों, पॉलिटी तो हम यहाँ YouTube पर फ्री में पूरी गहराई से कवर कर ही रहे हैं, उसका टेंशन आप मत लीजिए। लेकिन अगर आप भारत के ज्योग्राफी को भी सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि जीना चाहते हैं, एकदम मूवी स्टाइल में, सिनेमैटिक अंदाज में और 360 डिग्री विजुअल्स के साथ, तो आपके लिए टेस्ट क्यू ऐप पर हमने एक बहुत ही खास सिनेमैटिक कोर्स शुरू किया है। वहाँ हम चीज़ों को रटते नहीं, विजुअलाइज करते हैं। और हाँ, अभी एक लिमिटेड ऑफर चल रहा है। शुरुआत के 200 स्टूडेंट्स अगर कूपन कोड मानसर51 बिना स्पेस के इस्तेमाल करते हैं तो 5,000 रुपये का ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ 449 रुपीज़ में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पॉलिटी यहाँ और ज्योग्राफी वहाँ। आपकी तैयारी होगी अब 100% मजबूत। अपने सपनों को नक्शे पर उतारने के लिए टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करें। कोड मानसर51। जय हिंद।